नमस्कार देवियों और महाजनों, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हम पूरा छोड़ देंगे। मोल कॉन्सेप्ट हम साइड बाय साइड दोनों ही एक साथ लेके चल रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट हो सकता है तो आपको काफ़ी सारे मैथमेटिकल उसमें कैलकुलेशन वगैरह हैं तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, पर्सनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मेरा इसी चैप्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कौन कौन सा हमारा सिलेबस हो रहा है। हमारा मेन फोकस है जेई मेंस का सिलेबस, जेई एडवांस का सिलेबस, आईआईटी का सिलेबस हमें करना है। उसमें आपका बोर्ड का सिलेबस कुछ नहीं है, हो जाएगा। आप सारे जो क्वेश्चंस मैं आपसे कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आईआईटी में पूछ दिए गए हैं, वो सारे अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो बोर्ड उसके सामने तो कुछ है ही नहीं, और नीट का भी प्रिपरेशन हो ही जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी देखिए जे थॉमसन बाबा ने की थी। किसने? जे थॉमसन बाबा ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। एक इंपॉर्टेंट सवाल जेई में पूछ दिया गया है 1991 में या 5 में आई पूछा गया था कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसने डिस्कवर किया था? नील बोर, उसके बाद जे थॉमसन का एक ऑप्शन था, उसके बाद आपके पास आइंस्टाइन का ऑप्शन था। तो लोगों ने नील बोर करेक्ट किया, लेकिन गलत आंसर हो गया जे थॉमसन। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ था, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। तो इनको एक श्रेय जाता है जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवर किया। बेसिकली जे थॉमसन क्या कर रहे थे? जे थॉमसन पढ़ाई कर रहे थे कि अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब ले और बहुत ही कम प्रेशर पे गैसेस को रखें और उसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हो क्या रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट में क्या हमें पता चला कि हमने लिया डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब मत बोलो, फैंसी नाम है। आप सोचिए कि कांच का ट्यूब है यार, जिसमें मतलब एयर का कोई सप्लाई नहीं है, एकदम सख्त ट्यूब है, जल्दी टूटेगा नहीं। उसके बाद हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रोड्स दोनों तरफ इस तरीके से लगा दिया है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं कह रहा कि ये इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर मेटल है, नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया भाई, बहुत सही, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोड, हमने 2 इलेक्ट्रोड साइड बाई साइड लगा दिया, थोड़ा पतला कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसको कनेक्ट कर दिया एकदम हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। हमने इसे कनेक्ट कर दिया भाई। कितना वोल्ट बैटरी ये भी बता दीजिए। तो आपका 10 से लेके 20 किलो वोल्ट आपके पास वोल्टेज का बैटरी है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसे हमने कह दिया भाई कैथोड और इसे हमने कह दिया भाई एनोड। ये बात क्लियर है? तो काफ़ी लोगों ने 9th में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कोई इलेक्ट्रोड अगर कनेक्टेड है उसे हम कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव वाले को हम एनोड करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया भाई। मतलब यहाँ से हमने गैस जो भी है इसमें निकाल दिया, इसको बहुत ही कम प्रेशर पे हमने ला दिया। कितना प्रेशर भाई? तो कोई अगर आपसे पूछे तो 10⁻³ mmHg तक का हमने प्रेशर लाया। बहुत ही कम प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा कम प्रेशर इसमें रखा है, ठीक है भाई। इसमें अब सवाल ये भी आता है यार, कम प्रेशर पे हम क्यों रख रहे हैं? तो देखिए, बेसिकली गैसेस जो होती हैं वो होती हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम गैसेस को बहुत ही कम प्रेशर पे रखते हैं और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो हो जाती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी बहुत ही ढीठ है, एकदम थॉमस शेल्बी बन के घूमता है कि हम सबसे ज़्यादा क्या कहलाते हैं, बैडस गाय हैं। अब क्या किया जाए, उसका मतलब सारा धनवान उससे छीन लिया जाए, पापा के पैसे पे जोड़ रहा था, खूब पीटा जाए उसे, तो भाई वो भी मेहनत करने लगेगा। तो वही बात है, पहले ये धनवान थे, बोल रहे थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे थ्रू पास नहीं करेंगी, कपड़ा उतार दिया उसका सारा। अब वो हो गया भाई निठल्ले के, हमारे पास तो कोई गैस है नहीं, हमारे पास प्रेशर है नहीं, खूब उसमें चार्ज डाल दिया, खूब उसको पीटा, तो वो भी अब करंट क्या करने लगा, अपने थ्रू पास करवाने लगा। बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अब जब हमने करंट पास कराया, जब हमने इसके थ्रू करंट पास कराया, हमने क्या देखा कि ये जो इसको हमने क्या कर दिया, जूम आउट किया। इसको हमने क्या किया, जूम आउट किया। आशा है आपको ये दिख रहा होगा। तो ये आपका मेटल सरफेस है, ये आपका क्या है, मेटल सरफेस है। इसके अंदर क्या है, एक एटम है। अब एटम के पास होता है न्यूक्लियस। एटम के पास क्या होता है भाई, न्यूक्लियस, और उसके साथ होते हैं इनफाइनाइट शेल्स। उसके पास होते हैं इनफाइनाइट शेल्स। कितने शेल्स? इनफाइनाइट शेल। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है जेई के कि हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ शेल हैं। ऑप्शन में सबने टिक कर दिया 1, सबका गलत हो गया भाई, इनफाइनाइट शेल होते हैं। ये आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ा है वो, ठीक है, आप समझ सकते हैं।
क्या धोखा हो गया आपके साथ। तो इनफाइनाइट शेल्स होते हैं, मान लीजिए यहां पर कहीं एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है भाई नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है भाई, न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये चीज मैं अभी मतलब जे थॉमसन बाबू को पता नहीं थी, अभी मैं बता रहा हूँ कि हो क्या है, रीजन बता रहा हूँ। लोग बताएंगे कि यहाँ से ऐसी चीजें चल रही थी, यहाँ पर वो हो गया, ये हो गया। मैं एकदम हर एक माइन्यूट डिटेल यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि आपका समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं छूटना चाहिए। अब जब हमने यहाँ से करंट फ्लो करवाया बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे, तब क्या हुआ कि यहाँ पर इस हाई वोल्टेज के चलते इसको मिली क्या, एनर्जी। क्या मिला भाई, एनर्जी। अब भाई इनके बीच में है तगड़ा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के जाएगा नहीं, लेकिन जब वो देखेगा कि यार मेरा साथी उधर से बुला रहा है, ज़्यादा मुझे पैसा दे रहा है, तो वो क्या करेगा, धोखा दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल के भागेगा इनफाइनाइट शेल में, निकल के भागेगा। जब उसे एनर्जी मिलेगी, जब उसे बहुत ज्यादा करंट मिलेगा, जब बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा। वो अपना जो दोस्ती है, जो दोस्ती वो न्यूक्लियस के साथ दिखा रहा था, वो दोस्ती छोड़कर वो निकल जाएगा बाहर, और निकल के इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ जाएंगे। जैसे ही वो बाहर की तरफ आएंगे, जो गैस है, जो अंदर में बहुत ही कम प्रेशर पे जो गैस है, वो क्या हो गया है भाई, एकदम बहुत ही ज्यादा मस्त कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। और उसने सामने देखा, मतलब समझिए ना कि अब क्या कहलाता है, धरती के बाहर गए, धरती के बाहर आपने जाते देखा कि अरे भाई साहब कुछ दिख ही नहीं रहा है, फिर आपको रोशनी पड़ी कि अरे वहां पे देखिए सूरज भगवान दिख गए, अब आप दौड़ते हुए वहां पे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से उनको दिख गया कि एनोड, मेरा दोस्त जिसको मैं छोड़ के आया था, उससे भी खतरनाक यहाँ पे एनोड मुझे दिख गया। तो सारे के सारे कहाँ ट्रैवल करेंगे भाई, एनोड की टुवर्ड्स ट्रैवल करने शुरू कर जाएंगे। अब एक सवाल आया, अब हमारा एक सवाल आया भाई, अगर आप थोड़ा सा दिमाग डालें तो भाई इलेक्ट्रॉन्स तो हमें दिखते हैं नहीं, उतना तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उस टाइम पे जमाना होगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन हम देख पाएंगे। तो पता कैसे चला कि यार इलेक्ट्रॉन यहां से भागकर वहीं आए हैं? ये क्यों नहीं हुआ कि यहां से भागकर इलेक्ट्रॉन यहां आए हैं? यहां पर हमने क्या किया कि एनोड के नीचे और कैथोड के भी नीचे क्या लगा दिया था भाई, जिंक सल्फाइड लगाया था। क्या लगाया था भाई, क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड लगाया था। ठीक है, क्या होता है यहां पर, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं, जब इस पे स्ट्राइक करते तो ये ग्रीन ग्लो करता। क्या करता भाई, ग्रीन ग्लो करता। इससे हमें पता चला कि हाँ यहां पर कोई चीज स्ट्राइक हो रही है, तभी ये ग्लो कर रहा है। इसे हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस बोलते हैं भाई। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ये भी कंफ्यूजन होता है, ये कोई नहीं आपको बताएगा कि ये जिंक सल्फाइड में जब इलेक्ट्रॉन्स, ये आगे आपको ये टॉपिक मदद करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। तो ये मानिए जिंक सल्फाइड है, ठीक है, तो इसके पास भी भाई एक न्यूक्लियस होगा और इसके पास इनफाइनाइट शेल्स होंगे, इनफाइनाइट शेल्स होंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बचपन से आपने ये KLMN वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन सारा ही आपका योर होल चाइल्डहुड वाज अ लाई हो गया। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी बहुत सारे झटके आपको झेलने हैं। तो क्या हो रहा है ना, अब बेसिकली इमेजिन करिए कि अगर कोई भी चीज़ है, मेरा हाथ है, इस पर मैं क्या करूं, टक 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 कंटिन्यूसली मारता जाऊं। अब एक बार आप क्या करिए, अपने हाथ को ऐसे मारिए, तो आपको जो सरफेस होगा वो गर्म होने लगेगा। सरफेस क्या होगा, गर्म होने लगेगा। होगा भाई, बात क्लियर है। तो भाई जब ये जो कैथोड रे हैं, जो ये, इसको मैंने कैथोड रे क्यों कहा, ये भी सवाल है, इसको हम कैथोड रे क्यों कहते हैं, आपके छोटे लेवल पे आ सकता है, दिमाग में आ सकता है। कैथोड रे इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं। सवाल है क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, अनलाइक चार्जेस क्या कहते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो चीज क्लियर है भाई। तो जब ये कैथोड इसको जब स्ट्राइक करते हैं ना, जब ये कैथोड स्ट्राइक करते हैं, तब क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मैं इसको स्ट्राइक कर रहा हूं, तब इलेक्ट्रॉन फिर से जो है वो ओवर एक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाएगा। फिर से उसको एनर्जी मिलेगी भाई, अरे मार रहे हो तो हीट एनर्जी तो दे रहे हो ना भाई, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट हो गया, फिर से उसने न्यूक्लियस से दोस्ती तोड़ी, बाहर भाग गया भाई। लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इनफाइनाइट शेल में जाए, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो पूरा बाहर जाए, वो बीच में कहीं जाके अटक जाता है। मतलब पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती, वो निकल ही पाए और ना नीचे भाग पाता है। अब फिर अंत में जाके इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा भाई। मान लीजिए धरती से बाहर हम पहुंचे, पहले तो खूब जोश था कि हम अपने घर परिवार को, देश को छोड़ के जाएंगे, अंतरिक्ष में रहेंगे मस्त।
फिर जाते ही पता चला कि नहीं यार, खाना मम्मी तो बढ़िया ही बना रही थी, पापा को थोड़ा सा डांट सुनने को मिला तो क्या ही दिक्कत था। फिर वो कहेगा चलो यार अब वापस चलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुंचे क्या करेगा, चलो यार वो भी कोई दोस्ती ठीक खराब नहीं थी, फिर वो वापस जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल से पहले जाकर उसे पूरा एनर्जी नहीं मिलेगा, जब वो वापस आता है तब वो एनर्जी लूज करता है, एनर्जी लॉस करता है। और यही जब वो एनर्जी लॉस करता है तब ये ग्लो आता है। तब क्या होता है, ग्लो आता है। समझ रहे कितना डीप ले गया हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी लोग नहीं बताएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप रीज़न नहीं जानोगे, मेरा यही कोट है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा दो। अगर मान लीजिए सामने में कोई क्लास 9 का बच्चा आपको मतलब आप पढ़ा रहे हैं, आपसे उससे पूछ दिया कि क्यों ग्लो करता है, तो आपके पास जवाब ही नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि हमारे मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं भाई, ठीक है। तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाए भी, कैथोड रे ऐसे हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। अब हम बात करेंगे कैथोड रे की प्रॉपर्टी। सब कुछ मैं लिख के आया हूँ, ठीक है। 10 किलोवाट से देख लो एक बार, सब कुछ सही बताया ना, हाँ भाई ठीक है। तो अब कुछ हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। किसकी प्रॉपर्टीज़ बात करते हैं, कैथोड रे की। तो अब हमारे पास भाई स्मार्ट बोर्ड तो नहीं कि सारे टॉपिक्स में लिख के लाया हूँ, थोड़ा सा मुझे अपने नोट्स देखने होंगे कि दिमाग में हर एक प्रॉपर्टी तो लिख के बैठी नहीं है हमारे पास, ठीक है। कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। सबसे पहला कैथोड रे का ये प्रॉपर्टी है, हम बात करें प्रॉपर्टी की, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूं ताकि आपका नोट्स भी बनते जाए, फुल प्रिपरेशन होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है भाई कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। अब भाई ये भी एक सवाल है, कैसे पता चला? कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है। स्ट्रेट पाथ में वो ट्रैवल करते एकदम सीधा। अब ये कैसे मुझे पता चला? तो एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि मान लीजिए यार ये है मेरे पास, ठीक है, ये है, और मान लीजिए यहां से एक लाइट आ रही है, एकदम कंप्लीट एग्जांपल ही ले लिया जाए, क्या दिक्कत है। ये मान लीजिए एक लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये जब लाइट आ रही है और उसके सामने सामने मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब लाइट नहीं आ रही है तब यहाँ पर मैं रख रहा हूँ तो कोई बहुत तगड़ा कोई परछाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि सामने भी एक लाइट है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कोई परछाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जब इस सरफेस के सामने मैं यहाँ पे लाइट डाल दूँ तब पीछे एक शार्प आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी एक परछाई पड़ रही है, शैडो पड़ रहा है। बात क्लियर है? ठीक है भाई, बात तो क्लियर है। एक सेकेंड, फोकस होना चाहिए एकदम चेहरे पे, एक सेकेंड बस भाई, सही है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि मतलब जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तभी तो पीछे शैडो होगा। आपने भी पढ़ा है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ भाई। तो वैसे में पता चला कि हमने क्या लिया, फोटोग्राफिक प्लेट लिया, हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लिया। सवाल है कि भाई फोटोग्राफिक प्लेट क्या? अरे एक्सरे जब हड्डी वड्डी टूट जाती है ना, आप ही जब किसी मार खाते हो तब जब आप ऐसे करते हैं ना, तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट दिखता है बीच में काला काला दिखता है, तो बेसिकली एक्सरेज छोड़े जाते हैं, तो बोन्स के थ्रू हमारा वो नहीं जा पाता, इसीलिए वो काला हो जाता है, ठीक है, उस प्लेट में, ठीक है। तो वही मान लीजिए यहां से हमारे कैथोड रेज आ रहे हैं और यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो भाई नॉर्मली तो सारे कैथोड रेज पास हो जाएंगे, लेकिन जो इस पे स्ट्राइक करेंगे वो यहीं पे रुक जाएंगे, वो यहीं पे रुक जाएंगे और बाकी सारे पास कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक शैडो हमें दिखेगा, ठीक है। अरे यार एक स्टार नहीं बना पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सारा जो सरफेस है वो आपका वाइट रह जाएगा और जिस पे वो स्ट्राइक करेगा वो आपका ब्लैक हो जाएगा, जिस पे वो स्ट्राइक करेगा वो आपका ब्लैक हो जाएगा। ये बात याद रखना कि कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को व्हाइट से ब्लैक कर देते हैं, जिस पे वो स्ट्राइक करेगा कैथोड रे उसे ब्लैक कर देता है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। तो ऐसे पता चला कि भाई स्ट्रेट पाथ में वो ट्रैवल करता है। बेसिकली नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ये समझो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल वो करता है। दूसरा क्या टॉपिक है भाई? दूसरा ये पॉइंट है कि दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट ऑन आपके पास, ठीक है, विंड क्या बोल रहा था सर, एक सेकेंड। एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड ऑन देयर, एज दे कैन रोटेट द व्हील ऑन देयर पाथ, ठीक है भाई। इसको एक बार समझने का प्रयास करिए कि वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनके पाथ में अगर एक व्हील रख दें तो वो उसे रोटेट कर देते हैं। दिमाग में सवाल है कि कैथोड रे, यार मैंने सुना था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास तो बड़ा ही कम मास होता है,
कैसे पता चला मास होता है? ऐसे पता चला। देखिए मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, नदी फ्लो कर रही है भाई, ठीक है, क्या है? नदी है ये, ठीक है, धारा, नारा, नारे क्या कहते हैं उसको, हाँ, अरे नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर एक विंड लगा दिया, एक आपने व्हील लगा दिया इस तरीके से, क्या कर दिया? व्हील लगा दिया इस तरीके से, ठीक, बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब ये जो पानी है इसे जब स्ट्राइक करेगा, इस डायरेक्शन में जब वो फ्लो कर रहा है, तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर उसके पास होता काइनेटिक एनर्जी, उसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी से ये जो व्हील है वो घूम जाएगा भाई, ये जो व्हील है वो घूम जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, हमने क्या किया कि जब इस तरीके से कैथोड रेज ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने इसी पाथ में बहुत ही हल्का सा एक व्हील लगा दिया। हमने क्या किया? बहुत ही हल्का सा एक व्हील लगा दिया, बहुत हल्का, ठीक है, इतना हल्का कि उस पर कोई स्ट्राइक कोई भी चीज़ करे वो एकदम फटाक से घूम जाए, ठीक है। तो जब उसने कैथोड रेज ने इसको स्ट्राइक किया तो ये भी घूम गया। तो इससे हमें पता चला कि इसके अंदर होगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, यानी इसके पास मास होगा तभी तो वो उसे रोटेट करवा पा रहे भाई, नहीं तो नहीं करवा पाता। उसके पास वेलोसिटी तो है ही। और ये भी याद रख लीजिएगा कि कैथोड रेज ट्रैवल, उनका जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। स्पीड जो होता है कैथोड रेज का बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ये चीज़ आपको शायद क्लियर हो गई होगी। या फिर अगर आपको इससे बात समझ में नहीं आ रही है तो इससे भी समझिए कि मान लीजिए इसके ऊपर कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही हैं तो यहाँ पर वो कुछ फोर्स लगा रहा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो आया ना भाई, तो मास है ना भाई, किसी तरीके से आप समझिए। तो केमिस्ट्री को फिजिक्स से जोड़ देना ही काम है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और उसका रास्ता आसान बनाना काम है मेरा, क्योंकि पढ़ा तो मैंने दोनों ही है भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है कैथोड रे की कि कैथोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। पता कैसे चला यार? तो मान लीजिए मैंने ले लिया पॉजिटिव प्लेट, ये मैंने ले लिया नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ से कैथोड रेज ट्रैवल कर रहे हैं तो वो क्या हो गए भाई? वो पॉजिटिव रेज के टुवर्ड्स डेविएट हो गया। क्या हो गए? डेविएट हो गए। तो पता चल गया कि भाई उनके पास चार्ज तो नेगेटिव है, तभी तो वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स डेविएट हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या है भाई कि कैथोड रेज कॉजेज फ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस। कैथोड रेज फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं। अब वो मैंने आपको बता दिया कि यार जिंक सल्फाइड पे जब वो स्ट्राइक करते हैं तब एक ग्रीन ग्लो आता है और उसी फेनोमेनन को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने पूरा इसको मतलब आपको एक्सप्लेन कर दिया था किस तरीके से कि मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस है, फिर इस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। जब वो कंटिन्यूसली इस पर स्ट्राइक करते हैं तो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो उनका, जब बार बार कंटिन्यूसली जब वो स्ट्राइक करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट एनर्जी मतलब एनर्जी भाई, मतलब एनर्जी इन्हें मिलेगी। एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा तो उतना एनर्जी नहीं होगा कि वो पूरा ही बाहर भाग पाए, तो फिर वो वापस आएगा। जब वो वापस इलेक्ट्रॉन आते हैं, भागे हुए इलेक्ट्रॉन जब वो वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और वही एनर्जी एक ग्लो के फॉर्म में हमें दिखती है। ये बात हमें शायद क्लियर हो गई होगी। फिर एक प्रॉपर्टी, कैथोड रेज हीट्स द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू द ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसी फ्लोरोसेंस वाले कॉन्सेप्ट को इस तरीके से इतने डीप में समझाने का मेरा एक ही कारण था, एक ही मेरा मकसद था कि अच्छा हाँ, जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज हीट्स द ऑब्जेक्ट, हीट्स द ऑब्जेक्ट और सरफेस ऑन विच दे फॉल, ठीक है। जिस भी सरफेस पे कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं उसे हीट कर देते हैं। क्यों हीट करते हैं इसमें भी आइए कारण जानते हैं यार। मान लीजिए आपके पास कोई भी सरफेस है, यहां से कैथोड रेज आ रहे हैं। कौन से रेज भाई? कैथोड रेज आ रहे हैं। जैसे ही कैथोड रेज इस पे स्ट्राइक करेंगे, इनके पास भाई मूव कर रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात भी क्लियर है भाई। जैसे ही यहां पर वो स्ट्राइक करेंगे इनका वेलोसिटी हो जाएगा 0। आई बात समझ में? जैसे ही भाई मान लीजिए दौड़ता हुआ आदमी आ रहा है, यहां पर मैंने रोक दिया तो भाई वेलोसिटी तो 0 ही होगी। ये बात इतनी समझ में आनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्पीड,
इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये शायद आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो जब वेलोसिटी जीरो होता है इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे वेद में तो लिखा है भाई कि ना ही आप ऊर्जा बना सकते हैं ना ही आप ऊर्जा खत्म कर सकते हैं। उसी को किसी ने और ने कह दिया तो बात वो प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि वेदास पढ़ने का किसी का औकात है नहीं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो जाती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो क्या कहलाता है, अरे यार हाँ, एनर्जी आपका खत्म हो जाए। एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा या कन्वर्ट हुआ होगा, किस फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। जैसे ही स्ट्राइक किया काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बात खत्म भाई, बहुत सही। फिर क्या है, ओके अभी देखिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे फॉल ऑन थिक मेटल सरफेस। तो जब वो थिक मेटल पे फॉल करते हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। इसे मैं आपको जब हम ये क्या कहलाता है, जब और डिटेल में एक्सरेज के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। बेसिकली ये है कि मेटल, थिक मेटल सरफेस जब वो फॉल करेंगे तो एक्सरेज भी वो प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और फिर वहीं मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट किया जाता है, पहले समझा जाता है, फिर समझ में आ गई बात तो जब मैंने लिख दिया उसके बाद आप पॉज करिए, फिर आप लिखिए। यही एक स्ट्रैटेजी होती है नोट्स बनाने की। चलिए अब ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है, ध्यान ये देना है, क्या देना है कि कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही आपको समझाएगा कि एनोड रेज कैसे एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास। जिस भी गैस के थ्रू वो जाएंगे उसे आयोनाइज कर देंगे, यानी उसे इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल देंगे। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस मैंने उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर डाल दिया। आपको काफी सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे, मैंने भी देखा है कि वो ये बताते हैं कि जब क्या कहलाता है, जब क्या कहलाता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं टीचर को वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थिंक करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लगा होगा कि क्या मैंने ये काफ़ी जगह से आपने ये पढ़ा होगा कि जब हाइड्रोजन गैस पे कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तब इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं ना, हाइड्रोजन गैस के थ्रू जब करंट पास करता है तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहीं इलेक्ट्रॉन कैथोड रे होता है। नहीं, देखिए थोड़ा सा थिंक करिए आप एक बार। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे, तो जब वो हाइड्रोजन गैस के थ्रू कैथोड रेज पास करेंगी, जब वो, मैंने पहले ये समझा रहा हूँ, मैं क्या समझाता हूँ, फिर आपकी गलती मैं निकालूंगा। तो हाइड्रोजन गैस के थ्रू जब ये पास करती हैं तब इसे आयोनाइज कर देती हैं, यानी ये हो जाता है एटम के अंदर और फिर ये हो जाता है H+। ठीक है, आयोनाइज हो जाता है। अब मतलब H+ हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसके निकला और यही जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एनोड की टुवर्ड्स फ्लो करता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन है ही भाई। और ये जो है चीज, इसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं। इसको हम प्रोटॉन में जब हम एनोड की रेस की डिस्कस करें तब वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि काफी लोग आपसे कहेंगे कि आपके उस गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस होना चाहिए तभी आपका कैथोड रे निकलता है, तभी आपका कैथोड निकलता है। ऐसा कोई चीज नहीं होता। कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकलते हैं, कैथोड रेज कैथोड से निकलता है। चलिए, तो कैथोड रेज जो है ना वो कैथोड से निकलता है। काफी लोग कहेंगे कि कैथोड रेज कैथोड से नहीं निकलता, उसके तरफ से निकलता है। कहां से निकल जाता है? जादू हो जाता है, कोई टोना मर जाता है वहां पे। ऐसा कुछ थोड़ी है। कैथोड रेज जब यहां पर आप वाई वोल्टेज डालेंगे तो यहां से एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फिर वहां जाएंगे। उसके बीच में अगर आप कोई गैस डालते हो, मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, तो वो आयोनाइज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर निकलेंगे और वो भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो भी भाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई। ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इतना डीप से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। प्रॉपर्टीज में से तो खासकर थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, मतलब क्या कहलाता है, उतना डीप नहीं आता है। बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड
डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ कैथोड। वो आपके कैथोड के या एनोड के या गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। उसलिए तो मैंने बताया था कि भाई आपको इलेक्ट्रोड लेना है। मैंने ये थोड़ी बताया कि सिल्वर का लो या गोल्ड का लो, प्लैटिनम का लो ना, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो यार। बस गैस उसमें बहुत ही ज्यादा कंप्रेशर पे होना चाहिए, हाई वोल्टेज होना चाहिए, कैथोड रे आपका निकल के तैयार हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? जिंक सल्फाइड वहां पे लगा दो। यहां पर हमने बात किया प्रॉपर्टीज की, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज की। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। एक बार मैं देखना चाहूंगा वीडियो मेरा चल रहा है या नहीं। चलिए भाई, एक सेकंड, सही है ना? थोड़ा सा ऊपर, बहुत सही। एक सेकंड, ये वाला थोड़ा डाल दीजिए, अब और क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए, इसे हम क्रॉप कर देंगे, याद आया तो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आना होगा तो आएगा। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, नोट्स में लिख लेना। किसी को अगर पढ़ाना हो तो मुंह नहीं, चुप नहीं होगा। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है E अपॉन M। E अपॉन M होता है स्पेसिफिक चार्ज। E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और M होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हुई? E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब और इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। वो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम इसका हो गया। ठीक है भाई, बहुत सही। अब कई लोग आपसे कहेंगे कि भाई ये मुझे कैसे पता चला कि इसके ऊपर कितना चार्ज है? तो ये मुझे पता चला मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अब ये जे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। काफी सारे बुक्स में जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एकदम डिटेल में दिया हुआ है। आशा है, मतलब इच्छा है तो आप इसे एकदम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि आप बस ये जानिए कि बेसिकली आया कितना, ये नाम बस इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें आज तक क्वेश्चन आया है नहीं, लेकिन फिर भी आ सकता है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट याद रखिएगा। तो ये जो वैल्यू है आपका कैलकुलेट आउट करेंगे जब आप, तो 1.71 इंटू 10 का पावर का आपके पास, देखिए मुझे इतना याद थोड़ी रहेगा, रटन तो बाज हो नहीं, ठीक है। 1.76 होता है और ये 11, ठीक है। तो 1.76 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी इसका आपका आता है। ई अपॉन एम रेशियो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। क्लियर होगी बात? ई अपॉन एम रेशियो जो है ना, एक चीज़ देखिए, क्या आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कभी बढ़ा घटा सकते हो? नहीं, कभी नहीं कर सकते। बात क्लियर होगी? तो ये तो कांस्टेंट चीज़ हो गई, कांस्टेंट। क्या आप इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ा सकते रहते हो? क्या आप उसे ज़्यादा घी डाल दोगे इलेक्ट्रॉन के अंदर तो वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा? ऐसी तो बात होती नहीं है भाई। मतलब आपका ई अपॉन एम रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन के लिए कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन एक और चीज़ है, इसमें आपको डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया था जेईई में, ये क्या भाई, ये ठीक है। ई अपॉन एम रेशियो आपके वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। कितनी वैल्यूज आएंगी वो नहीं इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस आपसे जेईई का पर्सपेक्टिव में क्या चीज पूछ दिया, मैंने डीप में भी बताया है, लेकिन ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। बस ये मैं बता रहा हूं कि ई अपॉन एम रेशियो जो है स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये रेशियो आपका बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे रेशियो घटेगा। कितना घटेगा नॉट इंपॉर्टेंट। फिर भी आप जानना चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करिए, मैं नहीं बता सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन की हम बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था भाई, ये भी जान लीजिए। हेलो गाइज, प्रोटॉन्स के डिस्कवरी, प्रोटॉन्स, तो गाइज प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन ने। नाम देख रहे हैं, सोने की तरह इनका नाम है। कितना अमीर आदमी होगा,
तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स का डिस्कवरी किया हुआ था। क्या किया भाई, क्या दिमाग में खुराफात जमी। तो गोल्डस्टीन क्या बेसिकली एक बार पियानो बजा रहे थे। जब वो पियानो बजा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार पियानो जब मैं बजा रहा हूँ तो यार मुझे करंट तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, करंट तो ऐसा लग नहीं रहा। मतलब यार बस पियानो में इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बस पियानो में इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, मतलब बस नेगेटिव चार्ज तो होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज बस होगा तब मुझे करंट लग रहा होता। तो उनके दिमाग में आया यार नेगेटिव चार्ज को टैकल करने के लिए कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पियानो से उठ गए अपने लैब में गए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, सेम जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट किया, बस अब उनका दिमाग प्रोटॉन्स की तरफ था, उनका दिमाग पॉजिटिव कुछ चीज की तरफ था। सेम चीज उन्होंने लिया इस तरीके से, बस किया क्या, यहां पर कर लिया, यहां पर जो कैथोड है वो ले लिया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या हुआ, परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या हुआ भाई कि कैथोड के अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स उन्होंने बना दिए। ठीक है, स्मॉल स्मॉल होल्स उन्होंने बना दिए। ठीक है, ये एनोड है आपके पास। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड है, स्मॉल स्मॉल होल्स हैं। इसके पीछे का कारण भी आप जानेंगे। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस डाला और प्रेशर बहुत ही कम किया। सेम चीज, बस इसके अंदर एक हाइड्रोजन गैस है। क्यों, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया था कैथोड रे की प्रॉपर्टीज में कि कैथोड रेज अगर हाइड्रोजन की कोई भी गैस के थ्रू अगर पास करती है तो उसे आयोनाइज कर देती हैं। बताया था ना भाई, बताया था। अब इंपॉर्टेंट एक चीज देखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन गैस है आपके पास। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के थ्रू जब करंट पास कराएंगे तो कैथोड तो जाहिर सी बात है यार यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन गैस के थ्रू जाएगा। तो जब हाइड्रोजन गैस के थ्रू कैथोड रे जाएगा तो इसे सबसे पहले मॉलिक्यूल से एटम से आयन में तोड़ देगा भाई। इसके साथ निकलेगा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मली उधर जाएगा, कैथोड रेज उधर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, उस टाइम पे नाम नहीं दिया होगा था, बस बच्चा समझ में आ गया तो बच्चा हो रहा है भाई, लेकिन नामकरण अभी नहीं होता उसका। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका भी कारण बताऊंगा कि न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता, हर एक माइन्यूट डिटेल बताओ ना। प्रोटॉन होता है एक और इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल दिया है, और नॉर्मली एक प्रोटॉन, दोनों ही बराबर होते हैं, मतलब H+ और एक प्रोटॉन बात बराबर है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। तो जब यहां से हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होता है, यानी प्रोटॉन बन जाता है, या फिर आप हाइड्रोजन गैस ही कहिए, H+ कहिए, हाइड्रोजन आयन कहिए, तो ये जो है वो जाता है यहां पर। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की टुवर्ड्स जाएगा। भाई ये तो सिद्धांत है पूरे सृष्टि का। ठीक है, यहां भी हमने क्या लगा दिया है भाई, जिंक सल्फाइड लगा दिया है पता करने के लिए। ये रेड ग्लो करता है। क्यों करता है, मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन यहां पर जब वो स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज मिलेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ऊपर जाएंगे फिर वापस आएंगे, एनर्जी लूज करेंगे, ग्लो करेगा। भाई बात पता चल गई। उसे यहां पर परफोरेटेड किया ताकि इसके अंदर से क्या है वो पास कर सके। ठीक है, याद आई, बहुत सही। ठीक है, ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई, रेड ग्लो वो करता है। ठीक है भाई, चलिए बात की जाए कि इसका E/m रेशियो क्या होगा। इसका E/m रेशियो क्या होगा, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, उतना ही होता है, कोई भी वो नहीं है। मास की बात करें तो ये होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। ये चीज याद रहेगी, ये वैल्यू ज्यादा है, और 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम छोटा है। और ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास था, वो जो मैं बताया 9.1 × 10⁻31। ये चीज क्लियर हो गई भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी, प्रॉपर्टीज की। एक मैं बात बताऊं, ये चीज आपको फील करनी है, उसीलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी छोटे छोटे डाउट्स है ना, तो उनको आप बड़ा मत बनाएं, क्योंकि अभी घमासान चीजें आने वाली हैं, एक से एक खतरनाक चीज। इसमें आप फंसे रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं फील करवाने के लिए आज का लेक्चर है, फील पे है सब कुछ। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी लेक्चर में बस फीलिंग होगी, बहुत सारे अभी बहुत कुछ नया चीज़ आप सीखने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़।
सबसे पहला ये है भाई कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। अब इसका फिर से मैं नहीं बताऊंगा किस लिए स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, वही बता दिया ना कि सामने वहाँ पे लाइट है, लगा दो, परछाई मारेगा यानी स्ट्रेट पाथ में। फिर वहीं मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये चीज़ आप उस कैथोड रे वाले में भी ऐड कर सकते हैं। मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से मेरा अर्थ ये है कि जब कोई चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है तब उसके अंदर मास होता है। भाई जाहिर सी बात है प्रोटॉन के अंदर मास होता है। या फिर आप कह सकते हो कि दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट व्हेन आपके रोटेटिंग, जब व्हील के पास जाओगे तो वो रोटेट कर देगा। फिर ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये सब चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आप लिख लें, मेरा मन हो तो मैं बस बोल ही सकता हूँ। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं यार, जाहिर सी बात है। जब हमने इलेक्ट्रिक प्लेट लगाया तो जब यहाँ से आपके दे मान लीजिए इस तरीके से है, यहाँ से आके ये एनर्जी जा रहे हैं, यहाँ लिए नेगेटिव है, यहाँ लिए पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव रेस की पॉजिटिव प्लेट की टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो E/m रेशियो है इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज से इसका स्पेसिफिक चार्ज छोटा है। आप थिंक करिए और मुझे कमेंट में आंसर दीजिए ऐसा क्यों होता है। थिंक करिए और कमेंट में आंसर दीजिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इसका स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा होता है। ठीक है, एक बार दिमाग लगाइएगा। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर का कोई चीज़ कि 1.67 इंटू 10 का पावर -27 आपका ज़्यादा बड़ा है देन 9.1 इंटू 10 का पावर -31। तो डिनोमिनेटर जब ज़्यादा होता है ना तो नंबर खुद बर खुद छोटा हो जाता है, जाहिर सी बात है। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि यार 9.1 दिख रहा है तो वहीं बड़ा। नहीं 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 नहीं, नहीं। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, कमेंट में अच्छे से बताइए। फिर इफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट मैंने यहीं बता दिया भाई, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉजिटिव हो गया और ये आपका सिंपल E/m रेशियो स्मॉलर है। और इफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को व्हाइट से ब्लैक करता है, सेम चीज़, कोई चेंज नहीं। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़, इन सबको आप भूल जाइए लेकिन ये याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए और एक चीज़ याद रखिए कि एक्सेप्ट नहीं यार, अरे इंग्लिश भी क्या कहा जाए, हाँ अनलाइक कैथोड रेज। देखिए अब पॉइंट लाइन बाय लाइन याद थोड़ी रहते, अनलाइक कैथोड रेज। ठीक है, E/m रेशियो ऑफ एनोड रे डिपेंड्स, देख रहे हो, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। और किसी पे नहीं, मटेरियल पे नहीं, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। सवाल है कैसे। E/m रेशियो मैंने बताया था ना भाई कि कैथोड रे का क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो बदल नहीं सकते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदल नहीं सकते। तो क्या मैं चार्ज ऑन प्रोटॉन बदल सकता हूं? नहीं। मास ऑफ प्रोटॉन बदल सकता हूं? नहीं। तब क्यों? आइए देखा जाए। अगर मैं बात करूं H+ के E/m रेशियो का, तो ये क्या होगा, E/m रेशियो क्या होगा, चार्ज ऑन हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज है, एक प्रोटॉन है भाई, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 का पावर, अरे भाई ये किसका मास लिख रहा हूँ, 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, ये है, ये भी याद रखना है। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। वहीं अगर मैं बात करूं और वहीं बात करें हम नाइट्रोजन का यानी N+, ठीक है, तो E/m रेशियो इसका होगा, कितना होगा भाई बताना। E कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। लेकिन अगर मैं इसके मास की बात करूं तो मास होगा इसका, वहीं मैं इसके अगर मास की बात करूं तो याद करिए कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है क्या, मास नंबर, यानी मास इसका 14 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम होगा। ये इतना बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको फील बस करवाने के बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक स्टेटमेंट कहने वाला हूँ उसके लिए। ठीक है, ये जो मैंने स्टेटमेंट कहा है, तो यार आप क्या ये देख सकते हैं, क्या ये आप देख सकते हैं
कि ये वैल्यू और ये वैल्यू चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, just because of this, just because of different gases, its value of specific charge is changing. अब भाई आप मास ही बदलोगे ना, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज थोड़ी बदल दोगे, जाहिर सी बात है, याद आई। और ये वैल्यू छोटा है क्योंकि इसके पास ज्यादा डिनोमिनेटर में ज्यादा नंबर है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये हो गई, हमने कह दिया कि मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज किसके लिए होगा, हाइड्रोजन के लिए होगा। स्पेसिफिक चार्ज विल बी E/m रेशियो विल बी मैक्सिमम, ये लिख लीजिए कहीं, विल बी मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर हाइड्रोजन गैस। क्यों? सामने आपका जवाब यार, सामने आपका जवाब। इसके पास मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। और वही बात है कि जिंक सल्फाइड पे आपका जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, फ्लोरेसेंस एक शो करता है फिनोमेना। तो ये हमने प्रोटॉन्स की बात कर ली, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, और आज का लेक्चर न्यूट्रॉन के बाद खत्म कर देंगे और फिर हम बात करेंगे कल के लेक्चर में। चलिए न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की हम बात करते हैं। अब देखिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी साइंटिस्ट को ये दिमाग में आया, थॉमसन को आया, जब वो बात कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने देखा कि यार कैथोड रे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है कैथोड रे बन गया। फिर कोई पियानो बजा रहा है, गोल्डस्टीन पियानो बजा रहे हैं, उनको शॉक लग नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा कि यार पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो इक्वलाइज कर दे। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। ये कौन महान व्यक्ति है, ये कौन महान व्यक्ति है जिसने यार न्यूट्रॉन भी निकाल दिया? उस महान व्यक्ति का नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक इस महान व्यक्ति का नाम है। क्या हुआ, इन्होंने ये सोचा, ठीक है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, आपको भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, उस समय तक ये चीज अभी क्लियर हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं फील करवाने के लिए चीजें। कि यार एक न्यूक्लियस होता है, एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास होते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं। यार प्रोटॉन्स तो लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस तो एक दूसरे तो झगड़ा करेंगे यार, आई बात समझ में? लाइक चार्जेस तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, एक साथ रह ही नहीं सकते। देन हाउ इट इज पॉसिबल कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस इतने अच्छे से कंबाइंड हैं? और उस बाप का नाम क्या है भाई? न्यूट्रॉन। उस पिताजी का क्या नाम है? न्यूट्रॉन। पिताजी क्या करते हैं? दोनों ही बच्चों को झगड़ा करने से रोक देते हैं, दोनों ही बच्चों को झगड़ा करने से रोक देते हैं। कितना ही बच्चा है तो आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आ गया क्या? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन उनको एक साथ रखता है कि नहीं मुन्ना झगड़ा नहीं करते, ठीक है, झगड़ा नहीं करते, एक साथ रहना चाहिए। न्यूट्रॉन का ये जरूरत है, बिकॉज न्यूट्रॉन मिनिमाइजेज द रिपल्शन अमॉन्ग प्रोटॉन्स। लिखिए, न्यूट्रॉन मिनिमाइजेज द रिपल्शन अमॉन्ग न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सॉरी, ठीक है, ये बात क्लियर होगी भाई। फिर एक सवाल आता है कि तब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन क्यों नहीं है? आखिर इसके साथ ऐसा क्यों? हाइड्रोजन के पास 1 है, यानी एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो यार जब एक ही प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन की क्या जरूरत? एक ही जब प्रोटॉन है तो ये झगड़ा किससे करेगा? अकेला आदमी किससे झगड़ा करेगा? वह खुद से थोड़ी लड़ेगा, इतना पागल थोड़ी। अब सर पटके तो अलग बात है, लेकिन अपने यार एक साथ इसके जो भाई आ जाएगा ना तब झगड़ा करेगा, भाई तो है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए न्यूट्रॉन की तो जरूरत है ही नहीं। तो ये भी एक रीजन है, दिमाग में आता है कि यार क्यों इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके पास 0 होते हैं, क्यों इसके पास झगड़ा कर ही नहीं सकता ना? तो झगड़ा जो करेगा उसको तो सलटाएंगे ना, तब तो पिताजी आएंगे, इसके लिए पिताजी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका मास की, अगर हम न्यूट्रॉन के मास की अगर हम बात करें तो वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, विच इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली, एकदम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है प्रोटॉन के मास के बराबर। उसके लिए सेम नंबर यहाँ पर लिख दिया है। 1.67 के बाद कुछ और नंबर होंगे, उससे में क्या मतलब है भाई?
ये शायद आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उससे पहले थॉमसन्स मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर कल का लेक्चर खत्म होगा। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो क्या दिक्कत है। चलिए बाय बाय।